नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों के माध्यम से ये खबर मिल रही है कि हमारे बिहार क्षेत्र में रहने वाले भारतीय भाई बहनों में विशेष उत्साह है और उनमें से कुछ भारतीय अवाम ताकत दल के टिकट पर जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में उतरना चाहते हैं। ऐसी भावनाओं का भारतीय अवाम ताकत दल बहुत सहर्ष स्वागत करता है और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगा, बिहार में आएगा और पटना में आएगा। खास करके भारतीय एकता की ज़रूरत को सबसे अधिक हमारे बिहारवासी भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूरे देश को एहसास कराना है कि सभी बातों को जहाँ पर जो ये स्वार्थी राजनीतिक दलों ने जो विषाक्त वातावरण बनाया हुआ है, तथाकथित जातीय भेद विभेद और आपस में दूरी और आपस में संदेश शक सुभा, कहीं कहीं नफरत, कहीं कहीं हिंसा, इसके जरिए स्वार्थी तत्वों और स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने जो माहौल बना हुआ है वहाँ इसकी विशेष आवश्यकता है इस एहसास की कि हमारी जो जिन जातियों की बात ये राजनीतिक दल या स्वार्थी दल कहते हैं उनका अब कोई संवैधानिक अस्तित्व रहा नहीं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया और संविधान का आदेश है प्रस्तावना के जरिए कि हम भारत के लोग विद पीपुल ऑफ इंडिया, इसलिए संविधान ने 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी पहचान हमारी जातियों, संप्रदायों और विभिन्न भारतीय भाषाओं या विभिन्न भाषाओं आधारित प्रांतों में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के आधार पर जो पहचान जो भी बनी हुई थी वो सारी पहचान को भारतीय संविधान ने उसको अमलगमेट करके माने मिला करके सबस्यूम करके उसको आत्मसात करके और सबको अच्छी तरह से चरण करके एक ही पहचान थी, हमको एक ही वजूद से परिचित करा कि हम भारत के लोग, हम भारतीय लोग। इसी चीज़ का एहसास पूरे देश में हमारे अपने देशवासियों अर्थात अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को करना है, करवाना है और वैसा ही आचरण और व्यवहार करना है। तो
भारतीय वाम ताकत दल ये महसूस करता है कि बिहार से या बिहार के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनके माध्यम से पूरे देश को ये संदेश जो है जाना जो है बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही इसके दूरगामी और अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि वहाँ पर संविधान लगने के बाद भी ये स्वार्थी तत्व, स्वार्थी राजनीतिक पार्टियाँ वही जाति भेद विभेद, आपस में तनाव, आपस में शक नफरत के आधार पर जो है अपने स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सेकना और अपना स्वार्थ साधने का जो ये षड्यंत्र रच रही हैं और जिस तरह का वातावरण वो सब बनाई हुई हैं, जो विषाक्त वातावरण बनाई हुई हैं, उसके निदान के लिए ये भारतीय एकता का बिल्कुल अपने भारतीय भाई बहनों में जाकर के ये संदेश देना जो है बिहार क्षेत्र जो है सबसे उपयुक्त और सबसे उत्तम शुरुआत होगी। ये तकनीकी व्यवधान के कारण लगता है कि कुछ कहीं पर गैप आ गया है, तो फिर से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हमारे बिहार में रहने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूरे मुल्क को ये संदेश देना जरूरी है कि हमारा जो संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो उसने हम लोगों को हमारे जो वास्तविक वजूद है, हमारा जो संवैधानिक वजूद से कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यही संदेश दिया है उसने अपने प्रस्तावना या प्रीएम्बुल के जरिए। तो इसका एहसास बहुत जरूरी है। और जिन अमर शहीदों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, अपना खून दे करके, अपना बलिदान दे करके, अपने प्राण दे करके, कौन? राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस। जब खुदीराम बोस वो मुजफ्फरपुर बिहार के ही थे, और विशेषता उनकी ये थी कि सबसे कम उम्र के 12 वर्ष, यानी जितने भी हमारे शहीदों ने जान दी है उनमें खुदीराम बोस का महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है कि सबसे कम उम्र के जो शहीद हैं 12 वर्ष, और बिहार का ही गौरव, पूरे देश के गौरव है। तो बिहार की मिट्टी, ये बिहार की मिट्टी का पूरा देश जो है ऋणी है इस बात का। तो खुदीराम बोस, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु से थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से थी, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडिल्यू नागालैंड से थी। इनकी कुर्बानी और शहादत, जिन्होंने अपने प्राण सहित सर्वस्व इस भारत माता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया, उनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत हम इस मुल्क को आज़ादी मिली, हमको आपको आज़ादी मिली। ये कांग्रेसी मुखबिर और दलालों के कारण नहीं मिली, ये तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, और यही इसका उपयुक्त नाम है। कांग्रेस नाम वो गलत है, उचित नहीं है। जिसे आप लोग कांग्रेस कर रहे हैं वो उसका नाम सही नहीं है। इसका बिल्कुल सबसे
वो उचित नाम और मुनासिब नाम जो है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो तब थी जब उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, M.A. अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। यह तो एक पारिवारिक कुनबा है, गांधी और नेहरू का। नेहरू से शुरू हुआ, पता नहीं कब 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 सब गांधी हो गए। और बड़ी इसकी बड़ी खासियत है और बहुत दुखदायी खासियत है, यह उसको पूरा गंडुली मार के जकड़ी हुई है और अपने स्वार्थ के हिसाब से एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस और मोटिव्स के हिसाब से इसका संचालन करती है, इसको घुमाती रहती है, इसको अपने इस्तेमाल करती है। और इसका मुखिया जो है इसी GNPC का ही अंडा बच्चा ही होता है। सत्ता प्राप्ति की हालत में इसी का अंडा बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री बनता है। ये इसकी परिपाटी है, दुखदायी परिपाटी है। तो ये GNPC है, तो GNPC के चाटुकार इतिहासकारों ने भी इस बात को कबूला है। वो सीधे तो नहीं कह सकते थे कि ये कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर थी या दलाल थी, लेकिन मैंने एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड में, मुलम्मेदार जुबान में इस बात को कबूला है कि कांग्रेस पर एक तहमत लगता था, एक एलिगेशन या आरोप लगता था कि कांग्रेस अंग्रेज सरकार की सेफ्टी वाल थी। तो सेफ्टी वाल या मुखबिर या दलाल लगभग एक ही तरह का है। वो डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन का बस फर्क है। तो जो हमारे ये अमर शहीद जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत हमको आज़ादी मिली, उनका भी यही संदेश है और उन्होंने इसी जज्बे से इस मुल्क को आज़ाद कराया, संघर्ष किया, जाने दी, मौत को गले लगाया कि पूरा देश, भारत अपना देश है और ये जितने भी देशवासी हैं अपने ही भारतीय भाई बहन। अब जब भारतीय भाई बहन है तो फिर और किसी आधार पर भेद विभेद का कोई स्थान नहीं। ये देखना एक राष्ट्रीय जुर्म है, राष्ट्रीय अपराध है कि हम उसको देखें कि वो इस जाति का है, जिन जातियों की बात करते हैं सर, या इस संप्रदाय का है, या ये विशेष भारतीय भाषा का है, या विशेष भारतीय भाषा आधारित प्रांत का निवासी है। ये सारे विचार जो है हमारे उन अमर शहीदों के विचारों का अपमान है। तो ये संदेश उनका भी है कि हम सभी भारतीय हैं, बस यह है कि उसका एहसास करने की ज़रूरत है और वैसा आचरण भी है। अपने देशवासियों के साथ भी वही सम्मान देने की आवश्यकता है, वैसे ही सहयोग करने की ज़रूरत है और वैसे ही उनके साथ भाईचारा और सद्भाव स्थापित करने की ज़रूरत है। हमारे वो भारतीय भाई, कोई भेद नहीं। जरा भी ये विचार मत लाइए कि वो फलां जात का है, फलां संप्रदाय का है, फलां भारतीय भाषा बोलने वाला है, कि जैसे कि हम बांग्ला बोलते हैं तो वो तमिल बोलता है। बांग्ला भाषा है, तमिल भाषा सभी भारतीय भाषा है। या ये यहाँ का निवासी हो, वहाँ का निवासी, कोई भेद नहीं। ये भारतीयता की निशानी है, पहचान है। देखिए कभी कभी ये स्वार्थी एक भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गुरु घंटाल है RSS, वो कहता है कि कुछ लोगों का भारतीयकरण वो होना चाहिए, खास करके हमारे
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तो बोला करता है कि इनका भारतीयकरण होना चाहिए। भारतीय वामता दल आरएसएस को बताना चाहता है कि किसी के भारतीयकरण की आवश्यकता है ही नहीं, सभी लोग पहले से ही या ऑलरेडी भारतीय हैं, बस उनको एहसास करने की जरूरत है। आप लोगों ने रामायण सीरियल जो रामानंद सागर वाला था, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक प्रकरण आता है कि महावीर हनुमान जी पर यह दायित्व दिया जाता है माता सीता की खोज करने का। जामन जी हनुमान जी से कहते हैं, अरे भाई हनुमान, तुम बहुत ही बलशाली हो, बहुत ज्ञानवान और बुद्धिमान हो, लेकिन ये तुमको एहसास करने की जरूरत है कि हम बलशाली हैं, तब वो बल आएगा तुम में। यही हुआ, उन्होंने एहसास किया, वो बल, वो ताकत, वो शौर्य वो उनको प्राप्त हुआ, अर्जित हुआ, और वो समुद्र भी पार करके गए, माता सीता का पता भी लगा लिया, वो संदेश भी लाए, प्रभु राम को संदेश सुना भी दिया, माता सीता का पता वगैरह। तो कब एहसास उन्होंने किया कि भाई बलशाली है, हमें वो शौर्य है। वही चीज हम सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन उसका एहसास नहीं करते। तो एहसास करने की जरूरत है कि हम भारतीय हैं, तो सिर्फ भारतीय हैं और कुछ नहीं। अब इन बातों से बिल्कुल दूर रहना है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, गर्व से कहो कि हम पंजाबी हैं, गर्व से कहो कि हम तमिल हैं, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, तमाम आजकल निकला हुआ ना, गुजरात गर्वी, गुजरात में चलता है गुजरात गर्वी, एक बिहारी 100 पर भारी। ये सारी जो है विभेदकारी शब्दावली ही नहीं बल्कि विचार भी है, बहुत ही गलत। और कोई अगर टीवी चैनल में कश्मीरियत, किसी कश्मीरियत की आवश्यकता नहीं है, न किसी कश्मीरियत की आवश्यकता है, न किसी बिहारियत की आवश्यकता है, न किसी यूपीयत की आवश्यकता है, सिर्फ भारतीयता की आवश्यकता है। लेकिन ये विभेदकारी, समाज को तोड़ने वाली, समाज को कमज़ोर करने वाली राजनीतिक शक्तियाँ, वाकई में यदि देश जागरूक होता, हमारे भारतीय भाई बहन जागरूक होते, तो इनको वोट देना तो बहुत दूर की कौड़ी, इनको भारतीय समाज से बाहर कर देते। लेकिन उसी जागरूकता की आवश्यकता है कि ऐसा कि हम सभी भारतीय हैं, और जो इसमें भेद विभेद फिर जातियों वाली बात करता है, उस तत्व को, उस राजनीतिक दल को, यानी वोट तो बहुत दूर की बात, बाहर कर दीजिए उसको। ये एहसास होनी परम आवश्यकता है। और इसी के आधार पर फिर शासन प्रशासन और जो सेवा, और वैसा ही प्रत्येक भारतीय भाई बहन को भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा, इज्जत बख्शते हुए उसी भाव में उनको सेवा देना। और सेवा देने का जो सिद्धांत क्या है, बारी और बराबरी, बराबर सभी हैं और सबका एक बारी लगा हुआ, एक टर्न है, टर्न पर ही आपका काम होगा, वो टर्न टूटेगा नहीं। चाहे कोई राष्ट्रपति का भी कोई संबंधी रिश्तेदार या लड़का हो, या प्रधानमंत्री का, लेकिन वो टर्न नहीं टूटेगा। तो वो टर्न या बारी बराबरी के वसूल पर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की सेवा, और जो सिस्टम, जो प्रणाली है सेवा करने वाली, और भी संबंधित जो प्रणाली है, वो सख्त यानी स्ट्रिक्ट और चुस्त दुरुस्त, टाइट और निष्पक्ष, इम्पार्शल और प्रभावशाली, इफेक्टिव,
और इसके लिए वो आदर्श हमारे जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, 25 से 30 साल तक तानाशाही की बात बोले थे। यस, तानाशाही, चूंकि लोकतंत्र में तानाशाही मुमकिन नहीं होती, लेकिन उसके वसूलों को लागू किया जा सकता है। सख्ती, स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, अनुशासन वो जरूरी है। और उसी प्रकार अनुशासन के और नियम पालन के शासन प्रशासन में हमारे आदरणीय सम्राट, मुगल सम्राट औरंगजेब, उनका भी यही सिद्धांत। हालांकि उनको स्वार्थी तत्व कुछ उनको बदनाम करते हैं, तो मत जाइए। हर महापुरुष को बदनाम करने की एक कुछ तत्वों की आदत होती है, तो उन बातों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन औरंगजेब एक सख्त और वो आवाम के हित में वो प्रशासक थे, तो उनके भी शासन का आदर्श और शासन की प्रणाली हमारे जो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो शक्ति और अनुशासन वो प्रणाली, दोनों के आधार पर शासन प्रशासन डिलीवरी सिस्टम प्रणाली को चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, सख्त, अनुशासित और नियम पालक और कानून पालक, ऐसे तभी जो है गरीब से गरीब, असहाय से असहाय को निष्पक्ष न्याय मिलेगा, वो भी मौके पर। भारतीय जनता दल के ये विचार है, ये पहले भी बताया गया था। अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का सेवा तो खैर करनी है, और वो भी उनको भारतीय नागरिक की इज्जत प्रतिष्ठा देते हुए, बख्शते हुए, साथ में उनको न्याय मौके पर तुरंत। मतलब कि यदि वो कमज़ोर हैं, मान लीजिए वो कमज़ोर हैं और कुछ संवेदनशील जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, उनकी भी सुरक्षा, उनकी भी प्रतिष्ठा, तो वो न्याय मौके पर। तो न्याय और सुरक्षा देने का, सुरक्षा के साथ न्याय देने का प्रथम और वास्तविक जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, सरकार की होती है। न्यायालय तो बाद में आता है। हुकूमत या पुलिस चूँकि फेल हो जाती है मौके पर न्याय देने में, तब लोग रुख करते हैं न्यायालय की ओर, अदालतों की ओर, और वहाँ भी न्याय मिलता नहीं है। वहाँ पर भी एक दूसरे अन्याय का चक्र जो है, कुचक्र जो है वो चल पड़ता है। वो बात दूसरी, उस पर अभी माने उस पर विस्तार से अभी हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो न्याय देने का, सुरक्षा देने का और उनको और उनको इज्जत प्रतिष्ठा बख्शने की जिम्मेदारी सरकार या हुकूमत की होती है। और इस संबंध में भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है, मौके पर न्याय। हालांकि बोलते हैं ना कि उसके वो जैसे वो शिकार हो गया, इसके बाद उसको न्याय दो, उसको न्याय दो, इसके न्याय दो, ये अवधारणा बहुत ही गलत है। जब वो पीड़ित हो ही गया, शिकार हो ही गया, और मान लीजिए उसको बहुत अदालती प्रक्रिया को बहुत टाइट करके बहुत जल्दी उसका मतलब कि वो प्रक्रिया को सिमटा करके उसको फांसी मिल गई, तो उसके फांसी मिलने से जो पीड़ित था या जो वीरगति को प्राप्त हो गया, उसको
उसको न्याय थोड़ी मिल गया। और न्यायालय भी कहते हैं, अदालतें भी यही कहती हैं कि ये जो 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 दंड दिया जा रहा है, मृत्यु दंड या जो भी दंड दिया जा रहा है, न्याय के लिए नहीं है, वह दूसरे इस तरह का अपराध न करें, वो एज ए डिटरेंस, ये प्रतिरोध के रूप में है। न्याय के लिए तो हरगिज़ नहीं। न्याय तो वो है कि कोई इस तरह के अपराध का शिकार हो ही ना, या दूसरे शब्दों में अपराधी जो है वो खौफ है, आम जनता नहीं। अपराधी कोई अपराध करने के विरुद्ध, उसके खिलाफ खौफ है, करने के पहले 1000 बार दिमाग में सोचे। उस तरह का माहौल की होने की आवश्यकता है, तब जाकर के हमारे गरीबों को, मजलूमों को, और जो संवेदनशील तबका है हमारे भारतीय समाज का, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको माने बाइज्जत प्रतिष्ठा के साथ सुरक्षा, सारी बात मौके पर, इसको कहते हैं न्याय। तो मैंने इन राजनीतिक दलों ने और सामाजिक रूप से इतना प्रदूषित कर दिया कि न्याय की अवधारणा को भी वो बदल दिया कि इनके दोषी को फांसी दे दो तो पीड़ित को न्याय मिल जाएगा। गलत। दोषी को फांसी देने से पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। दोषी को फांसी देने से एक प्रतिरोध का काम करता है, एक डिटरेंस का काम करता है। पीड़ित को न्याय नहीं है। वो पीड़ित ही न हो, कोई उसको पीड़ित करने की जरूरत न कर सके, बड़ा से बड़ा या खूंखार अपराधी की भी जो है वो हिम्मत न कर सके ऐसा अपराध करने की, तो उसको कहते हैं न्याय। और मान लीजिए हो भी गया तो तुरंत जो है पुलिस जो है पकड़ दगड़ करके तुरंत उनको वो सुरक्षा दे दे, तो वो न्याय है। तो वो न्याय। और फिर इसके बाद हमारे जितने आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको सेवा, यानी भारतीय नागरिक, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बचते हुए और भ्रष्टाचार रहित। देखिए, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग से जो दिक्कत होती है, जो परेशानी होती है, एक तो भ्रष्टाचार से वो शिकार बनाते हैं, और फिर हरामखोरी, काम ही नहीं करते हैं, और फिर पक्षपात, और इसके ऊपर जो सिस्टम जो है वो गुंडों, माफियाओं, दादाओं, इनके प्रभाव से, और रसूख वालों, माने नेता, मंत्री या संतरी, उसके गिरफ्त में, उसकी जकड़न में ये सिस्टम होता है। कोई भी काम है, यदि मंत्री जी का फोन आ गया, वो नियम में है या नहीं है, कानून सम्मत है या नहीं है, मंत्री जी के कहने पर काम होता है। तो ये बहुत ही गलत। तो सिस्टम को, जो सिस्टम में है, वो दादाओं, माफियों, गुंडों और रसूख वालों की जकड़न से भी जो है मुक्त होना चाहिए। इसमें भी भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है, और ऐसा वो करके और सेवा करके और ऐसी सेवा दे करके आप लोगों को सामने वो रखेगा। इसलिए कि इन विषयों पर ज़्यादा कहना उतना माने अच्छा नहीं लगता। ये जो करके दिखाया जाए, हालांकि ये कितने जो राजनीतिक दल हैं उनके जहन में ही नहीं होता। तमाम तरह की बातें, तमाम ये स्कीम, वो स्कीम, आप 100 स्कीम की घोषणा कर दीजिए, उसे कोई फायदा नहीं।
उस स्कीम का पालन कितना होना है, बार बार बात होती है। स्कीम घोषणा करने से कुछ नहीं होता है, पालन, इम्प्लीमेंटेशन, सारी प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से होती है। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए कि जिस तरह की मशीनरी है राजनीतिक दलों के द्वारा बनाई गई है, मशीनरी वह यानी इम्प्लीमेंटेशन के मामले में, अमल के मामले में, लागू करने के मामले में बहुत ही वो प्रॉब्लमेटिक यानी समस्या मूलक है। भारतीय जनता दल जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ जो है हमारे जो माने समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जिसको अंत्योदय कहा जाता है, यानी एट द लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर, यानी सामाजिक जो सोपान का, सीढ़ी का जो आखिरी व्यक्ति को भी उतना ही लाभ मिले, वो इसमें विश्वास करता है और उसको वो सुनिश्चित करेगा। और ये तब संभव होगा जबकि प्रणाली जो है वही चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष और अनुशासित, सख्त और प्रभावकारी, नियम पालक और विधि पालक, कानून पालक। और प्रेरणा हमारे सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब के आदर्शों के अनुसार ये तो है। तो इसकी सख्ता होता है। हालांकि ये सब बातें जो राजनीतिक जो दल हैं शायद उनके जहन में ना हो, ये बातें वो झूठ मूठ का। अच्छा, और जो भी योजना है वो सम्यक होनी चाहिए, किसी खास क्षेत्र के लिए, किसी खास जो है वो मैंने लोगों के लिए, किसी खास जाति के लिए, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पिछड़ापन एक बहुत बड़ा मानदंड हो सकता है, और कोई भी इस तरह से विकास की योजना पिछड़े क्षेत्र से ही जो है शुरू करनी चाहिए, और बगैर किसी के अप्रोच के, बगैर किसी के कहे, समान रूप से उसको लागू होना चाहिए। चाहे कोई अप्रोच करे न करे, ये मशीनरी के काम है, ये सरकार का काम है, उसको समान रूप से लागू करे, और भारतीय जनता दल इसको सुनिश्चित करेगा। तो होता यह है कि कोई स्कीम आती है तो जो रसूख वाले पहुंच करके अपने क्षेत्र में तो करा लेते हैं, और बाकियों को छोड़ देते हैं। ये उदाहरण कहा जाता है, ये बहुत ही गलत है। कोई भी विकास की योजना पिछड़ेपन में जो इलाका, जो क्षेत्र या जो तबका समाज का पिछड़ा है, वहाँ से शुरू करना होगा, ताकि वो ऊपर उठ जाए और बिल्कुल साथ में आ जाए। और फिर जो करते करते जो इलाका विकसित है तो आखिर में उसके पास, और बगैर किसी के प्रभाव में आए हुए, यानी कि किसी ने बहुत पीछे पड़े, रसूख वाले आ गए, गुंडा आ गया, दादा आ गए, मंत्री आ गए, संतरी, उसके कहने पर जो है उसकी प्राथमिकता जो है वो इधर से उधर हो गई, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। तो खैर ये सब बातें का एक नमूना बताया जा रहा है, लेकिन इसका एहसास तब होगा जबकि भारतीय जनता दल हकीकत में ये करके आपको दिखाएगा और सेवा करेगा। और साथ में अमर शहीदों का आदर। होता क्या है कि जिन अमर शहीदों ने इस देश को आज़ादी दिलाई और अपना खून दिया, उसको ये राजनीतिक वातावरण, इस राजनीतिक वातावरण पर ये पूरा हावी है। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी पर बीजेपी भी आई है तो उन्हीं आदर्शों को लेकर चली है। वही गद्दार नेहरू, गद्दार इंदिरा, गद्दार जो है वो राजीव। ये तो अभिशाप है इस देश का। हमारे आदर्श जो है वो नेहरू बिल्कुल नहीं है, वो तो गद्दार है। इंदिरा भी गद्दार है, राजीव भी गद्दार है, और बाकी सब है। हमारे आदर्श जो है
नेताजी जो है राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं, सैयद आजम भगत सिंह ही हैं, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं, अमर शहीद अशफाकुल्लाह ही हैं, अमर शहीद खुदीराम बोस ही हैं, इत्यादि ये लोग। ये गद्दार नेहरू वगैरह नहीं है। गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल नहीं है। तो इनका आदर करना और इन गद्दारों को भी पहचानना ये बहुत जरूरी है। ये तो दुखड़ा है इस देश का कि जेएनपीसी के बाद जो मोदी जी आए वह राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ करके, ये जेएनपीसी वास्तव में पार्टी का मुखौटा ओढ़ी है। सब बहुत ही खतरनाक ये संगठन है इस मुल्क के लिए, और उतने ही खतरनाक ये वामदल वाले। तो जेएनपीसी और वामदल के साथ जितने भी चिपकने वाले हैं, ये आरजेडी है, टीएमसी है, उत्तर प्रदेश की सपा है, बसपा है, एनसीपी है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, दक्षिण की वो डीएमके और एआईएडीएमके, टीडीपी, ये सब जो है सिर्फ जो है ये संकीर्णता आधारित सेक्टेरियन वो सेंटिमेंट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। और इसीलिए भारतीय समाज और इस मुल्क के लिए खतरा है। इनकी समाप्ति बहुत जरूरी है, और इनकी समाप्ति भारतीय एकता के आधार पर ही मुमकिन है। और एक फर्क को तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को समझना ही होगा कि जहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वह अपने भारतीय अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समाज को, यानी भेद विभेद जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, भारतीय भाषाओं के आधार पर और प्रांतों के आधार पर कमज़ोर करना चाहते हैं। अपने आदरणीय भारतीय अवाम को कमज़ोर करना चाहते हैं। भारतीय आम ताकत दल उनको सशक्त बनाना चाहता है, उनको एक करके और पूरे देश के लोगों को एक करने का एक ही मंच है, एक ही प्लेटफॉर्म है भारतीय। तो ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जातिवाद चलाती हैं, संप्रदायवाद चलाती हैं, भाषावाद चलाती हैं, प्रांतवाद चलाती हैं, वह आपको कमज़ोर करती है। कमज़ोर करने के लिए जो है वो षड्यंत्र करती है। भारतीय आम ताकत दल ठीक उसके उल्टे आपको एक करके भारतीयता के आधार पर आपको सशक्त बनाना चाहता है। इसलिए इसके नाम माने इसके विचारों को इसके नाम से पहचानिए, भारतीय अवाम ताकत दल, भारत के अवाम की ताकत। भारत के अवाम की ताकत कब होगी? जब भारत के लोग एक साथ होंगे। और वो एक साथ होने का जो सीमेंटिंग फोर्स कौन है? भारतीयता। और वो एहसास हम सभी भारतीय और ये इसका कोई दम नहीं भरना है, न दम भरना है, न नारा लगाना है, न पोस्टर लगवाना है, न बैनर लगवाना है, न इसका कोई जुलूस निकालना है। बस आचरण व्यवहार, उसमें आचरण व्यवहार संस्कार आदर इसमें आना चाहिए, बगैर किसी पाखंड के। ये इसलिए कि बाकी चीज़ें तो हमारा देश स्वर्ग है। इतनी बढ़िया लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, और इसकी प्रतिभा का पूरा विश्व जो है वो लोहा मानता है। तो भारतीयता के माहौल को लाइए और पूरे विश्व को जो है ये बीट करेगा और सबसे आगे जाएगा। देखिएगा। चलिए, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।